आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जगदीश राज थापा जी, जो कि फार्मर प्रोफेसर और एचओडी रहे हैं साइकियाट्रिस्ट विंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में बहुत चिंताएं देखी जाती हैं, जी उनको स्ट्रेस देखा जाता है जी। कि वो चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर वो प्रेशर में रहते हैं और कई बार अक्सर सुनने में आता है कि कोई वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स को ऐसा क्या सिम्टम्स उनमें ऑब्जर्व करना चाहिए, पेरेंट्स को इस स्थिति में स्टेज में क्या वाचफुल रहना चाहिए, और ऐसे कौन से कारण हैं कि जब उनको लगे कि नहीं, अब प्रोफेशनल साहब, डॉक्टर साहब की सलाह की ज़रूरत है। जी। ऐसा है कि जैसे कि कोई नीट का तैयारी कर रहा है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हम एग्ज़ाम को ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम जो है एक हमारे लिए बहुत लड़ाई बनने गई है। तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती हैं, स्कूल की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई रहती हैं, टीचर की एक्सपेक्टेशंस बच्चे से हाई रहती हैं, इर्स्पेक्टिव ऑफ देयर आईक्यू। वो उसकी कितनी क्षमता है, वो कितना कर सकता है, उसका कितना आईक्यू है, उसके प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके बच्चे ने इतने परसेंट नंबर लाए, आप क्यों नहीं लाओगे, उसके इतने आए, आप क्यों नहीं लाओगे। उसकी वजह से क्या कि बच्चों में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसकी पेरेंट्स को उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो कुछ भी बनना चाहता है, उसके लिए नहीं पूछा जाता। उस पर अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो उससे पूरी करना चाहते हैं पेरेंट्स। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। एग्ज़ाम के दौरान में ये देखा गया है कि एग्ज़ाम, मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी कि एक आदमी 12th में फेल हो गया और उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और पास हो गया, अभी भी वो जॉब कर रहा है। आज की न्यूज़ है। तो इसका मतलब कि जो एग्ज़ाम है या जो रिज़ल्ट है या आपका जो उस समय क्षमता है, उस समय आपकी स्ट्रेस है आप में आ रहा है, या उस समय आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, उससे लाइफ जो है वो स्टॉप नहीं होती है। लाइफ की में आपको स्ट्रगल, आपकी ज़िद कि मैंने ये बनना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि रिज़ल्ट क्या निकला है। कभी आप फेलियर में भी आते हो। फेलियर आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए, ना कि आपको इतना बनाना चाहिए कि हीन भावना आ जाए। कई लोगों में हमने देखा है कि इम्पल्सिव बिहेवियर में सुसाइडल हो जाते हैं। कई लोगों को, बच्चों में हम देखा कि नीट के एग्ज़ाम होते हैं तो कभी रिज़ल्ट नहीं अच्छा निकला तो वो सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट डन, क्योंकि एक बार फेलियर से कोई आदमी को, एग्ज़ाम में फेल होने से इंसान का आगे फ्यूचर फेल नहीं होता है। तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका यही जवाब है कि हमेशा अपनी एप्टीट्यूड, अपनी क्षमता और अपनी ज़िद जो है कुछ बनने की, वो हमें कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, फेलियर होने जी से आप ये कह रहे हैं कि फेलियर अगर है जी तो उससे लड़ना है और कामयाब होना है, और जी। आपने एग्जाम्पल भी दी। सर, ये बताइए कि जब बच्चे 10th या 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो पेरेंट्स, अक्सर ये होता है कि उनके लिए एक समस्या होती है कि कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो कभी तो उनके फ्रेंड्स कुछ सब्जेक्ट चुन रहे हैं, उनकी साइड चले जाते हैं, जिससे जी वो आने वाले समय में वो सफ़र भी करते हैं। पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों की सब्जेक्ट चुनने में, उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है संदीप जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा मन पसंद क्वेश्चन भी है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता तो वो एक गायक बन जाए, तो क्या वो अच्छा गायक बन पाता? लता को कहता कि अगर तू एक क्रिकेटर बने, क्या बन सकती? ऐसा नहीं है। हम बच्चों का रुचि नहीं उसको पूछते हैं, उसका एप्टीट्यूड क्या है,
वो क्या बनना चाहता है वो हम नहीं पूछते हैं। उसका पैशन क्या है, वो क्या बनना चाहता है। अगर वो उस पैशन में जाएगा, वो उसमें रुचि उसकी ज़्यादा होगी, तो वो उस फील्ड में एक्सेल करते हैं। जब हम ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसको कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, पेरेंट्स की रुचि होती है कि ये मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा। मगर हमें ये देखना चाहिए कि जो बच्चे की एप्टीट्यूड क्या है, उसकी रुचि किस चीज़ में है। अगर उसकी रुचि उस चीज़ में होगी वो एक्सेल करेगा, क्योंकि उसका वो पैशन है। वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है, उसमें उसकी रुचि है, वो उसके अंदर इनहेरिटेड वो उसमें ट्रेड्स हैं, वो बन सकता है। उसके लिए उसकी ज़िद है कि मैं ये बनूं और मैं इसमें एक्सेल करूं। तो ऐसे ही होता है कि ये लोग, जो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों को अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो ना थोपें, वो बच्चे की रुचि के ध्यान रखें। वो क्या बनना चाहता है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी रुचि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, आज के युवा जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके या जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं जी। ऐसे क्या कारण आप ऑब्जर्व करते हैं कि उनको स्ट्रेस है? क्या उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी काबिलियत से ज़्यादा है, या मार्केट में उनको वो लेवल नहीं मिल पाता कि वो जो डिज़र्व कर सोचते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं? ऐसे युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये चाहता हूँ कि युवा जिस चीज़ में वो एक्सेल करते हैं, जिस चीज़ की उनकी रुचि है, एप्टीट्यूड है, उसमें एक प्राइवेट भी काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में हम सोचते हैं एक सैलरी आदमी, अगर हम 20 साल के बाद देखेंगे, एक सैलरीड आदमी है जो सैलरी ले रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी वो इतना एक्सेल नहीं किया होता। अगर वो प्राइवेट जॉब में आपको डालते हैं, बच्चों की अगर वो ये चाहते हैं कि हम ये कर लें, कोई प्राइवेट सेटिंग कर लें, जो उसके मन में ख्वाहिशें हैं वो कर लें, जो जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, जिसमें उसको बिजनेस है, कोई भी चीज़ें कई टाइप के बिजनेस हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब के तरफ भागते हैं। तो इस समय आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट जॉब मिलना तो आपको पता है 10% 5% लोगों को मिलती है, बाकी लोग क्या करें। तो ऐसा कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है वही हमें फ़ायदा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हमें अपनी क्षमता के प्रति, हमें जिस चीज़ में रुचि है उसके से हमें काम करना चाहिए। बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी काम जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हमें लगता है कि हम इसमें एक्सेल करेंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा, हमारी फैमिली भी चलेगी, तो वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने कहा कि सरकारी नौकरियां कम हैं और जो है अपने बिजनेस के प्रति जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी मिशन युवा करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने टारगेट रखा है कि 1,36,500 के लगभग ये है एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स जो हैं जनरेट करेंगे, जिसमें ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 4.25 लोगों का घर परिवार चलेगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए, सरकार की इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनको अवेल करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदीप जी कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी हर आदमी को नहीं मिल सकती है। और मैं ये अश्योर करता हूँ, अगर आप अपने पैशन से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एज़ कंपेयर टू कि आप अगर एक सरकारी नौकरी करते हो। देखिए, बहुत सी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉन्च की हैं, स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च की हैं। तो अगर उनका आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, अगर आप में वो रुचि है, आप में क्षमता है, आपका आईक्यू इतना हाई है, आप में कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, तो आप उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और आपको वो करना चाहिए। और लोगों ने किया भी है, ये नहीं है, लोगों ने गार्डनिंग में किया है, कई लोगों ने मशरूम की उपज की है, कई लोगों ने फार्मिंग में किया है, कई लोगों ने, बहुत सारे काम हैं जो आदमी कर सकता है। तो बिजनेस में भी फ़ायदा है, ये नहीं है कि नहीं फ़ायदा है।
कि लोग को टूरिज़्म के लिए बढ़ावा देते हैं, कि लोग जो भी उनमें ख्वाहिशें हैं, जो भी उसमें रुचि है, अगर उनको सेल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बेस्ट तरीका है अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा युवाओं को गाइड किया है कि जिसकी जो रुचि है, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की तरफ जाइए, नौकरियों की तरफ मत भागिए, क्योंकि नौकरियां सरकार के पास बहुत कम हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से मिशन युवा नाम की स्कीम है, फिर मिशन हिमायत के तहत भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के तहत भी बहुत सी नौकरियां निकल रही हैं। तो युवाओं को इस तरफ भी देखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, ये जो टीन एज है, जो यंग अडल्टहुड है जिसको कहते हैं, इस पर्टिकुलर एज में स्ट्रेस लेवल जो रहता है, ये कोई पर्टिकुलर एज पीरियड होता है, से 16 से 18 या 18 से 22, कोई पर्टिकुलर एज पीरियड होता है कि जहाँ पे युवाओं को भी और उनके साथ उनके जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी नज़र रखनी चाहिए? जी, ऐसा होता है कि जैसे एडोलेसेंट आती है तो ये क्राइसिस होता है, ना उसको छोटे पहचानते हैं, ना उसको बड़े अपने पास बैठने देते हैं, तो वो समझ नहीं आती मैं करूं क्या। तो एडोलेसेंस क्राइसिस को बहुत बड़ा माना गया है। इसमें जैसे आप पेरेंट्स हैं, जैसे सोसाइटी है, जैसे उसके फ्रेंड्स हैं, जैसा उसको सर्कल मिलेगा वैसा ही वो करेगा। हमने ये मुझे बताना भी चाहिए कि एडिक्शंस का बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है, कि बच्चे ना रॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, कि उनको समझ नहीं होती है। अगर उनको सोसाइटी की, पेरेंट्स की गाइडेंस जो है इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एडोलेसेंस में आदमी कंफ्यूज होता है कि मैं आगे क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मैंने क्या बनना है, ये चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसको समझ भी नहीं होती है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। अगर आप उसको समझा नहीं पाएंगे, जैसे कि सोसाइटी है, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे स्कूल है, इसकी गाइडेंस की आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस स्टेज पे। अगर ये रॉन्ग ट्रैक पे चल जाएं तो फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से भी और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे भी, कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें ताकि अपना फ्यूचर वो ब्राइट कर सकें, ना कि गलत तरीके और गलत जगह जाने की उनको तरीका मिल जाए। ताकि क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें जिस तरफ भी जाने का कोई उनको अच्छा बैड कंपनी मिल जाती है या कोई गाइड गलत करता है तो वो गाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, स्कूलिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी टीचर्स का भी जिक्र किया पेरेंट्स के साथ साथ, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो टीचर ऑब्जर्व करें, वो बच्चों को वॉचफुल रहें, बच्चों के लिए, और पेरेंट्स भी वॉचफुल रहें? कुछ सिम्टम्स बताइए ताकि वो इन बच्चों का, इन युवाओं का ध्यान रख सकें। देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पहले से हो रही हैं। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होता है उसका क्या मीनिंग होता है कि हम फीडबैक लें, हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, हमारा बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उसकी मतलब उसका स्कोर कैसा है, डाउन तो नहीं हो गया उसका स्कोर अप हुआ कि डाउन हो गया। तो ये चीज़ें हैं। एक वर्ड होता है ट्रुएंसी का मीनिंग होता है कि क्या बच्चा स्कूल से खिसक कर गया है, क्या वो स्कूल नहीं आ रहा और वो बहाने लगा रहा है, आज मेरा ये घर में ये हो गया। जब आप टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग में आप पूछते हो तो कहते थे ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया? क्या वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है और स्कूल को जो है अवॉइड कर रहा है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टीचर और जो पेरेंट्स की मीटिंग है इसीलिए तो रखी गई है कि तो फीडबैक हमें मिले कि क्या फीडबैक हमें मिल रहा है। तो ये आई थिंक कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्कूल का रोल होता है, क्योंकि देखिए बच्चा जब होता है कि 5 साल के बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं तो बच्चा क्या होता है कि ज़्यादा टाइम अपना स्कूलिंग में व्यतीत करता है। उसको वहाँ कैसी कंपनी मिली, उसको कैसी गाइडेंस मिली, उसके टीचर कैसे हैं, उसको कैसी वहाँ से एजुकेशन मिल रही है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम उसका फीडबैक प्रॉपरली नहीं ले रहे, टीचर जो मीटिंग होती हैं टीचर और पेरेंट्स की, अगर उसमें हम प्रॉपर अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख रहे तो
तो आई थिंक वो बच्चों ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताया आपने कि पेरेंट्स टीचर मीट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स को ये स्किप नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब इसके साथ ही बताइए कि क्या युवाओं के कैरियर में फाइनेंशियल लिटरेसी और कैरियर काउंसलर्स का क्या रोल रहता है सर, वो कैसा रोल प्ले करते हैं? देखिए, कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि कैरियर काउंसलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बच्चा आए या अडल्ट आता है, जब वो स्कूल ख़त्म कर चुका है, उसको अब एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है। वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये मैं पहले बात आपको बता चुका हूँ। तो मगर पेरेंट्स कहें तो डॉक्टर बन। कैरियर काउंसलिंग का मीनिंग है कि फाइनेंशियली ही नहीं होता, एक ये होता है कि रुचि और उसका ध्यान किस स्ट्रीम में है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि कई लोग डॉक्टर बन के आईएएस करते हैं, कई लोग इंजीनियर बन के भी अपना जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। उसका कैरियर काउंसलिंग का उसको पूछा ही नहीं होता। पेरेंट्स ने अपनी ख्वाहिशें उस पर थोपी होती हैं, भाई तू ये बन, तू ये बन। उसको तो पूछना चाहिए ना, जिसने बनना है उसको पूछना चाहिए, भाई आपने क्या बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, तो उसकी रुचि जो है, आई थिंक कैरियर काउंसलिंग में यही चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैरियर काउंसलिंग का मीनिंग यही है कि वो अपने कैरियर को आगे कैसे कैरी करना चाहता है। सर इसके साथ ही थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रति आपके क्या विचार हैं, कितने लेवल की है इंडिया में और कितना इस पे फोकस होना चाहिए? देखिए, फाइनेंस को मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन के लिए फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे आपने कंसल्टेशन अगर लेनी है किसी की, कैसे लेनी है। फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल आल्सो। अगर जैसे कि ओल्ड लोग हो जाएं तो उनको फाइनेंस का तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट यंग लोगों में अगर फाइनेंस की उनमें ये है, क्षमता है, या वो समझते हैं कि फाइनेंस एक हमें आगे फ्यूचर में हमें इम्पॉर्टेंट है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी मैरिज है, बच्चों के लिए है, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए है, उनको आगे क्या करना है, जैसे घर खरीदना है, जैसे उन्होंने कार खरीदनी है, जैसे उन्होंने अच्छी अपनी लाइफस्टाइल रखनी है, उसके लिए आई थिंक फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। अक्सर 25-30 साल की नौकरी के बाद जब वो नॉर्मली 60 की एज में रिटायर होते हैं तो ढेर सारे उनके पास प्रोग्राम्स होते हैं, ढेर सारे सपने होते हैं कि वो उनको पूरे करने हैं। रिटायरमेंट के टाइम उनको कुछ अमाउंट ग्रेचुटी का मिलता है, कुछ प्रोविडेंट फंड का मिलता है, और लेकिन सडनली उनकी सैलरी भी ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 के लगभग हो जाती है। और अक्सर स्टडीज़ ने ये पाया है कि वो जो पैसा मिलता है, अगर उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो 5 या 6 साल के अंदर वो सारा पैसा या तो घर बनाने में या बच्चों की शादियों में इन चीज़ों में लग जाता है। तो अगेन 6-7 साल रिटायरमेंट होने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और रिसेंटली एक और चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई है सर, कि रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, पंजाब में हुआ, एक डीआईजी रैंक के ऑफिशियल जो हैं साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। अब भी रिसेंटली दिल्ली की न्यूज़ थी कि एक एनआरआई कपल वापस आता है, वो हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड हैं, यूएन में काम करते हैं अमेरिका में रहते हुए, वो इंडिया में आते ही 15 दिन के अंदर ही लगभग 14 करोड़ की ठगी का शिकार हो गए। या और हम साउथ में भी देखा, केरला की न्यूज़ आई थी कि एक और डीआईजी 1.25 करोड़ के लगभग वो जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुए हैं। तो क्या ये मोस्टली ये रिपोर्ट्स में यही है कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, दे आर मोर प्रोन। तो क्या एज रिलेटेड वल्नरेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है कि एज बढ़ने से ये इस तरह का प्रेशर और संभालना थोड़ा मुश्किल होता है सर? जी बिल्कुल ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स हैं यूजली दे आर अलोन, बच्चे बाहर चले जाते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रहते हैं, और उनमें इतनी डिजिटल जो आजकल अगर किसी ने मनी ट्रांसफ़र करनी है या कैसे मैनेज करना है उनको समझ नहीं है।
उनको एक ही समझ है, बैंक में जाना है, पेंशन आती है, वहाँ से निकालना है, इतना ही उनको पता होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि उनको इतनी समझ नहीं होती है, एज रिलेटेड भी है, ओल्ड एज हैं उनको, और समझाने वाले भी बच्चे नहीं हैं कि कैसे वो मैनेज करें। तो मैं समझता हूँ कि जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको ठगना मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत आसान आजकल हो गया है। तो आपने जैसे बोला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, वो तो सीनियर सिटीज़न के ऊपर ही हो रहा है। क्यों? उनको पता नहीं चलता कि OTP आया, मैंने जवाब देना कि नहीं देना, ये लिंक आया, मैंने जवाब देना कि नहीं देना, वो दे देते हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं, अगर फ़ोन के, तो मैक्सिमम लोग यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो उनको समझ नहीं है कि ये अच्छी बात है, मैं जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है, साइबर क्राइम जो है फॉर सीनियर सिटीज़न बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो इसका इलाज तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। इसका इलाज यही है कि एक एक्सटेंडेड फैमिली रहे और पेरेंट्स की जो है बच्चे वो रहें, उसके साथ रहें और उनकी सुपरविज़न जो है, क्योंकि क्या होता है कि मेंटल फैकल्टी जो होती है हमारी, जैसे मेमोरी है या शार्पनेस होती है मेमोरी की, वो भी डिक्लाइन हो जाती है इस एज में। तो हमें समझ भी नहीं लगती है कि हम क्या करें, क्या हमें इसको टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें इसको आगे जवाब देना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हमें इसको ये हमारे फ़ायदे में है कि नहीं फ़ायदे, ये सीनियर सिटीज़न नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम जो है सिटीजन के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने बहुत ठीक बोला, बट इसमें यही मैं बात बोलूँगा कि जो बच्चे हैं उनको सीनियर सिटीज़न जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, और फाइनेंशियल जो भी मैटर हैं उनको ओवरटेक करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जॉइंट फैमिली पे फोकस किया, एक्सटेंडेड फैमिली पे फोकस किया आपने, कि वो हो तो हम इस तरह के साइबर फ्रॉड से हम बच सकते हैं। जी तो जहाँ बच्चे घर में नहीं है, बाहर अब्रॉड हैं, कोई पुणे में जॉब कर रहा है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में जॉब कर रहा है, जहाँ बच्चे बाहर हैं, तो ऐसे केस में क्या आप सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन्स को अपने बैंकर से बातचीत करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि अपने आप में ही सीमित रहें? क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि जो लोग अपने आप में सीमित रहते हैं वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो दो वर्ड हैं, डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है और क्या इससे बचने के लिए उनको सोशलाइज होना चाहिए? अपनी जो ये इस तरह की बातें हैं डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड, क्या वो अपने बैंकर या अपने डॉक्टर या अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र से कंसल्ट करनी चाहिए सर? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। उनको फाइनेंशियल कंसल्टेंट से रब्ता रखना चाहिए। नंबर 2, बैंक जो है उनके साथ रब्ता रखना चाहिए। आजकल बैंक की ये भी फैसिलिटी है, घर में भी आके भी वो फैसिलिटी देते हैं। उनको टाइम टू टाइम अपने अकाउंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कितना अकाउंट बैलेंस है, किसने लिया है, किसने नहीं लिया है, और कैसे उनको फाइनेंस जो है अपना मैनेज करना चाहिए। उनको एक आई थिंक ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की भी, और जो उनके जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी, कि वो उनके साथ रब्ता रखें, सोशलाइजेशन रखें। मगर एक बात मैं ये यहाँ दोबारा कहना चाहता हूँ, क्योंकि ओल्ड एज में कई बार मेंटल फैकल्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती हैं, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो दूसरे लोग हैं, जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और बैंक एम्प्लॉयज़ हैं या बैंक जिससे वो रब्ता रखते हैं, उनको उनके पास जाके उनको सुजेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू। और जाते जाते एक क्वेश्चन हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। सर, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 17.4% है, जो कि नेशनल एवरेज 10.2% से भी बहुत जी ज़्यादा। सर, हमारे युवा कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई एडवाइस सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिए और स्ट्रेस फ्री रहना। अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी क्षमता हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए, और अच्छे
तरीके से कीजिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, एडवाइस लीजिए, बड़ों का ध्यान रखिए, उनसे एडवाइस लीजिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अपनी जो आपकी क्षमता है या आपकी अपना एप्टीट्यूड है उस पर फोकस कीजिए और ज़िद के साथ इसको कीजिए, तो आप कामयाब होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो आपका मैसेज हमारे रियासत के नौजवानों के लिए कि आपके मन में जो काबिलियत है, जो जुनून है, उस जुनून को जागृत रखिए, कोशिश करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़िए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो सरकार की तरफ से स्कीम्स है और उनका बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।